आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस विज्ञान के अंदर चलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं उन अनोखे और रोचक तरीकों की जिनका इस्तेमाल हम हर दिन हर पल मिश्रणों यानी मिक्सचर्स को अलग करने के लिए करते हैं। ये सफर हमारी रसोई के छोटे-मोटे कामों से लेकर उन बड़े केमिकल बदलावों तक जाएगा जिनके बारे में हम शायद ही कभी गहराई से सोचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमें पदार्थों को अलग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जरा सोचिए, जब हम नाश्ते में पोहा खाते हैं तो अचानक से उसमें से हरी मिर्च को निकालकर साइड में रख देते हैं, या फिर चाय बनाने के बाद चलनी से चाय पत्ती को अलग करते हैं। ये बिल्कुल आम बातें लग सकती हैं, पर इन छोटे छोटे कामों के पीछे भी एक बहुत ही बेसिक साइंटिफिक लॉजिक होता है। असल में हम अनजाने में ही अशुद्धियों या ऐसी चीजों को हटा रहे होते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। और यही बातें हमें पृथक्करण यानी चीजों को अलग करने के 3 मुख्य लक्ष्यों की तरफ ले जाती हैं। पहला मकसद है हानिकारक या बेकार चीजों को हटाना, जैसे चावल या दाल से कंकड़ पत्थर निकालना जिन्हें हम उठाकर फेंक देते हैं। दूसरा मकसद होता है ऐसी चीजों को हटाना जो नुकसान तो नहीं करती पर हमारे किसी काम की नहीं होती, जैसे उबलने के बाद की चाय की पत्ती। और तीसरा और सच में सबसे दिलचस्प मकसद है 2 पूरी तरह से काम आने वाली चीजों को अलग करना, जैसे दही को मथ कर मक्खन निकालना। यहां छाछ और मक्खन दोनों ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम कई स्टेप से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि पदार्थों को अलग क्यों करना है, फिर ठोस यानी सॉलिड मिश्रणों को अलग करना सीखेंगे। उसके बाद लिक्विड और इनसॉल्युबल सॉलिड्स पर आएंगे, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को समझेंगे, और आखिर में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ठोस मिश्रणों का पृथक्करण, आकार और वजन का भौतिक विज्ञान। देखते हैं कि एकदम जमीनी स्तर पर यह कैसे काम करता है। अब अगर अशुद्धियों का आकार यानी साइज काफी बड़ा है, जैसे गेहूं या चावल में मिले हुए कंकड़ पत्थर या मिट्टी के ढेले, तो सबसे आसान तरीका होता है हस्तचयन, जिसे हम हैंड पिकिंग भी कहते हैं। ऐसी मिलावट आमतौर पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती, इसीलिए बस हाथ से छांटकर इन्हें अलग करना एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीका बन जाता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये कण इतने छोटे और इतने ज्यादा हों कि इन्हें हाथ से उठाना लगभग नामुमकिन हो जाए, जैसे खेतों में सूखे पौधों की डंडियों पर लगे अनगिनत अनाज के दाने। हम इन्हें आम या अमरूद की तरह एक एक करके हाथ से तो नहीं तोड़ सकते, है ना? यहीं पर थ्रेशिंग काम आती है। इन डंडियों को पीटकर अनाज के दानों को अलग किया जाता है। बड़े पैमाने पर इस काम के लिए बैलों या मॉडर्न थ्रेशिंग मशीनों की मदद ली जाती है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि हम नेचर यानी प्रकृति की ताकतों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। थ्रेशिंग के बाद भी अनाज में हल्का भूसा रही जाता है। इसे निकालने के लिए निष्पावन यानी विनोइंग का तरीका अपनाया जाता है, जो सीधे तौर पर हवा के झोंकों का इस्तेमाल करता है। होता यह है कि जब मिश्रण को थोड़ी ऊंचाई से गिराया जाता है तो हवा हल्के भूसे को उड़ाकर थोड़ा दूर ले जाती है, जबकि भारी अनाज के दाने सीधे नीचे गिरकर अपना एक अलग ढेर बना लेते हैं। एकदम सिंपल, पर कितना इफेक्टिव। और जब किसी मिश्रण के अलग अलग हिस्सों के फिजिकल साइज में अंतर होता है तो चालन यानी छानना एक बहुत ही बेहतरीन फिजिकल फिल्टर का काम करता है। चाहे रसोई में आटे से चोकर अलग करना हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ी जाली का इस्तेमाल करके रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना हो, ये तरीका छोटे कणों को जाली से आसानी से निकलने देता है और बड़ी अशुद्धियों को ऊपर ही रोक लेता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, द्रव और अविलेय ठोस, गुरुत्वाकर्षण और फिल्टर का उपयोग। चलिए देखते हैं, जब लिक्विड में ऐसी चीजें मिलती हैं जो घुलती नहीं हैं तो क्या होता है। इस प्रोसेस में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी एक जबरदस्त टूल की तरह काम करती है। मान लीजिए एक ग्लास पानी में मिट्टी मिली हुई है। अगर हम इस ग्लास को कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दें तो अवसादन यानी सेडिमेंटेशन के जरिए भारी मिट्टी नीचे तली में बैठ जाती है। उसके बाद आता है निस्तारण यानी डिकेंटेशन, जिसमें हम नीचे बैठे कचरे को बिना छेड़े ऊपर के साफ पानी को बहुत ही हल्के से दूसरे बर्तन में उड़ेलकर अलग कर लेते हैं। ये सेम तरीका तेल और पानी जैसे 2 अलग अलग लिक्विड्स को अलग करने में भी काम आता है। पर अगर कण आसानी से नीचे ना बैठें तो क्या करें? तब बारी आती है निश्चयंदन या फिल्ट्रेशन की। इसमें हम लिक्विड को छोटे छोटे छिद्रों वाली छलनियां फिल्टर से गुजारते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है चाय बनने के बाद चाय पत्ती को छानना, या फिर घर पर पनीर बनाना। उबलते दूध में नींबू का रस डालने से पनीर के ठोस कण और पानी अलग हो जाते हैं, जिन्हें बाद में एक कपड़े या बारीक छलनी से फिल्टर करके निकाल लिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले हिस्से पर आते हैं, वाष्पन और संघनन, अदृश्य को देखना। ये पार्ट वाकई बहुत मजेदार है। अब यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो पानी में पूरी तरह घुल चुकी है, जैसे एक ग्लास पानी में घुला हुआ नमक, तो वहां साधारण छलनी या फिल्टर बिल्कुल काम नहीं आएंगे। नमक के कण पानी के साथ ही उस छलनी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे हाल में हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ता है और लिक्विड की स्टेट यानी उसकी अवस्था को ही बदलना पड़ता है। इस मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पन यानी इवैपोरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रोसेस पानी को लगातार भाप बनाकर हवा में उड़ा देता है, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो बर्तन के अंदर सिर्फ ठोस नमक के क्रिस्टल बचे रह जाते हैं। आपको पता है, समुद्र से नमक भी बिल्कुल इसी तरह निकाला जाता है। समुद्री पानी को छिछले गड्ढों में भर के छोड़ दिया जाता है और सूरज की धूप से सारा पानी इवैपोरेट हो जाता है और पीछे छूट जाता है ढेर सारा ठोस नमक। लेकिन रुकिए, अगर हमें वो उड़ा हुआ पानी वापस चाहिए हो तो? भाप को वापस पकड़ने के लिए हम संघनन यानी कंडेंसेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस गर्म भाप को किसी ठंडी सतह से टकराने दें, जैसे बर्फ रखी हुई कोई प्लेट, तो वो भाप तुरंत ठंडी होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो इस तरह हमने घुले हुए नमक और उस पानी दोनों को एक दूसरे से अलग भी कर लिया और बचा भी लिया। और आखिर में आइए एक नज़र डालते हैं संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और उनकी रासायनिक सीमाओं पर। अब तक तो हम समझ गए कि पानी अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को घोल सकता है, पर एक सवाल उठता है कि क्या पानी की इस क्षमता की कोई लिमिट है? एक तय मात्रा के पानी में हम आखिर कितना नमक घोल सकते हैं, इससे पहले कि पानी हथियार डाल दे और उसे घोलना बंद कर दे? अगर हम पानी में चम्मच दर चम्मच नमक घोलते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी और नमक लेने से इनकार कर देगा। वो बचा हुआ एक्स्ट्रा नमक सीधे बर्तन की तली में जाकर बैठ जाएगा। बस ठीक इसी पॉइंट पर यह मिक्सचर एक संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ये इस बात का सीधा प्रूफ है कि हर लिक्विड की अपने अंदर चीज़ों को समाने की एक पक्की केमिकल लिमिट होती है। तो ये सोचना कितना हैरत अंगेज है ना कि हवा में अनाज उछालना या पानी को उबालना और कंकड़ चुनना, रोज़मर्रा की ये साधारण सी लगने वाली गतिविधियां ही असल में मॉडर्न इंडस्ट्री में चीज़ों को शुद्ध करने के बड़े बड़े प्रोसेसेस की नींव हैं। सोचकर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि आने वाले कल में किसी दूसरे ग्रह पर पानी या हवा को साफ करने के लिए हम इंसान इन्हीं पुराने और बुनियादी सिद्धांतों का ही सहारा ले रहे होंगे? इस एक्सप्लेनर के जरिए इस अनोखे विज्ञान को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।